मैं जाट सूरवीर महाराजा सूरजमल बोल रहा हूँ। मैं वही सूरजमल हूँ जिसके शौर्य और बहादुरी की गाथा उत्तरी राजस्थान के बच्चे बच्चे के मुंह से सुनने को मिल जाएगी। मैं वही सूरजमल हूँ जिसके दादा चूड़ामल ने जोधपुर की राजकुमारी इंदिरा को पठानों के बादशाह फर्रुख सिया के हाथों से आज़ाद करा के उसे वापस राजा अजीत सिंह को सौंप दिया था। मैं वही सूरजमल हूँ जिसने पानीपत के युद्ध में हारे हुए मराठों को शरण दी थी। मैं वही सूरजमल हूँ जिसने लोहागढ़ का निर्माण करवाया। मैं वही हूँ जिसने भरतपुर की स्थापना की। मैं वही हूँ जिसने भरतपुर को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। मैं वही सूरजमल हूँ जिन्होंने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े और सभी में विजय रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने उस समय की सबसे बड़ी रियासतों को धूल चटाई और कैसे मैंने अपने नाम का डंका पूरे भारत में बजाया। मेरा जन्म उस दौरान हुआ था जब भारत पर मुगलों का आक्रमण चल रहा था। मेरे शौर्य और पराक्रम को सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मेरा जन्म 13 फरवरी 1707 ईस्वी को राजस्थान के ब्रज रियासत के महाराजा बदन सिंह के यहाँ हुआ था। मेरे पिता का नाम बदन सिंह और माता का नाम देवकी था। यदि मैं मेरे शरीर की बात करूं तो मेरा शरीर 7 फीट से ज़्यादा लंबा और वजन 1 क्विंटल से भी ज़्यादा था। मेरे शासनकाल में 15,000 घुड़सवार और 25,000 पैदल सैनिक थे। जब मैं 25 वर्ष का था तब मेरे पिता ने मुझे सोघैया रोस्तम पर आक्रमण करने भेजा, जो मेरे जीवन का पहला सफल अभियान था। अब मैं आपको अभेद्य लोहागढ़ की ओर ले चलता हूँ। सन 1733 में मैंने लोहागढ़ का निर्माण करवाया था, जिसकी दीवारें इतनी मोटी थी कि तोप के गोले भी इन्हें भेद नहीं पाते थे। यह आयताकार था। यह 2 प्राचीरों में बटा था। बाहर का प्राचीर मिट्टी से इतना मोटा बना हुआ था कि तोप के गोले भी इसे भेद नहीं पाते थे और आक्रमणकारी कभी भी इसकी दीवारों को गिरा नहीं पाए। और इसके अंदर का प्राचीर ईंट पत्थरों से बना है। इस किले को जीतने के लिए अंग्रेजों ने 13 बार प्रयास किए, लेकिन हर बार वह विफल रहे। एक अंग्रेज जिसका नाम लॉर्ड जिल था, उसने इस किले को बारूद से उड़ाने का पूरा प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। इसलिए इस किले को अजयगढ़ का किला भी कहा जाता है। जब भी मैं इस किले की ओर देखता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में केवल यही एक अभेद्य किला है जिसमें किसी की परछाई तक नहीं पड़ी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने युद्ध भूमि में जयसिंह के बड़े पुत्र ऐश्वर्य राय का साथ क्यों दिया। दरअसल जयसिंह और मेरे बीच दोस्ताना संबंध थे और जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्र ऐश्वर्या राय और माधव के बीच सत्ता संघर्ष हो गया। क्योंकि नियम अनुसार ऐश्वर्या राय का राज्याभिषेक होना चाहिए था। इस मतभेद के कारण ऐश्वर्या राय और माधव के बीच 1747 ईस्वी को युद्ध हुआ, जिसमें ऐश्वर्या राय को विजयश्री मिली और माधव सिंह अभी भी राज्य पाने की लालसा में थे। वह एक नई रणनीति के साथ मराठों, राठौरों और उदयपुर के सियासत राजाओं के साथ फिर से ऐश्वर्या राय पर आक्रमण कर देता है। इस बार ऐश्वर्या राय अकेले पड़ जाते हैं। इसलिए मैंने युद्ध में किसी भी तरफ का कोई भी परिणाम की चिंता किए बिना ऐश्वर्या राय की तरफ से युद्ध में कूद पड़ता हूँ। यह सवाल मेरे जिगरी दोस्त और मेरे स्वाभिमान का था। मैंने अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुटाने लगे। मुझे इस तरह लड़ते हुए देखा तब राजपूत राजाओं ने मुझसे पूछा,
तुम कौन हो? तो मैंने कहा, नहीं जाटनी ने सही, व्यर्थ प्रसव की पीर, तब जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। 20 अगस्त 1748 ईस्वी को बागरू स्थान में लड़ते लड़ते मेरे 25 घाव लग गए थे। उसके बाद भी मैंने 160 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐश्वर्या राय को इस युद्ध में भी विजय श्री प्राप्त हुई और वे जयपुर के राजा घोषित हुए। 1753 में मैंने दिल्ली रियासत पर हमला बोल दिया और दिल्ली सहित फिरोज कोटला तथा अपने राज्य का विस्तार किया। मेरे इस राज्य विस्तार को देख दिल्ली के नवाबुद्दीन ने मराठों के कान भर दिए, जो मेरे खिलाफ हो गए। इसका परिणाम ये हुआ कि मराठा सरदारों ने भरतपुर पर आक्रमण कर दिया और वे भरतपुर पर कब्जा करने में सफल हुए। इसकी कीमत मैंने मराठा सरदार मल्हर के पुत्र खंडराव नवलकर को मृत्यु के घाट उतारकर चुकता किया। कोई चारा ना देख मराठा सरदार ने मुझसे संधि कर ली। मेरे शौर्य और पराक्रम को देख मुझे मेरे पिता ने आने वाले समय में राजा घोषित कर दिया। 22 मई सन 1755 ईस्वी को मेरा राज्याभिषेक हुआ। भरतपुर का युद्ध 17 फरवरी 1757 ईस्वी को भरतपुर और अफगानों के बीच हुआ था। अफगान अहमद शाह ने भरतपुर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन डीन पर हमला करने की कोशिश नहीं की। मेरी सेना उसके खिलाफ बल्लभगढ़, चामुंडा, गोकुल, कुम्हेर और भरतपुर पर लड़ाई लड़ती रही। सेना ने अफगान सेना को रोक दिया। मेरी सेना अब्दाली की सेना को हरा दिया। अंत में अब्दाली को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अली के बीच हुई। मराठों को यहाँ का ना तो रास्ता पता था और ना ही इस इलाके का भेद। वे कई दिनों से भूखे प्यासे और घायल अवस्था में थके हुए चले आ रहे थे। ऐसे में कोई सैनिक युद्ध क्या करते। तब मैंने 10,000 सैनिकों को भरतपुर पर उन्हें शरण दी और उनके लिए भोजन वस्त्र की व्यवस्था की। इसके बाद जब वे वहाँ से जाने लगे तब हर सैनिक को कुछ अनाज और कुछ पैसे, कुछ कपड़े देकर मैंने विदा किया, ताकि वे रास्ते का खर्च उठा सकें। और वे अपने बीवी बच्चों को यहीं छोड़ गए, जो बाद में भगोड़ ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं। ये बात उन दिनों की है जब मराठे बहुत ताकतवर हुआ करते थे। किसी की भी इतनी औकात नहीं थी कि वे मराठों से युद्ध करें, और दिल्ली की तो उस समय इतनी भी हैसियत नहीं थी कि वे किसी से भी युद्ध कर सके। मराठों ने दिल्ली को लूट लिया था। जब अफगानी आक्रांता अहमद शाह अली भारत आया तो मराठों से उसका पानीपत पर युद्ध हुआ। जब मराठे अहमद शाह अली से पानीपत का युद्ध करने जा रहे थे तो वे भरतपुर से गुजर रहे थे। तो मैंने उन्हें सलाह दी कि अपने बीबी और बच्चों को यही छोड़ दो और मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध में चलता हूँ। तो उन मराठों का सरदार सदाशिवराव भाऊ ने मुझे जवाब दिया कि हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वे बहुत घमंडी किस्म के आदमी थे। उसने मेरे एक नहीं सुनी, लेकिन फिर भी लौटते समय मैंने उनकी सहायता की। भारत को एक नया उदाहरण पेश किया। 2019 में बॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम पानीपत था, जिसमें उन्होंने सूरवीर सूरजमल को गलत बताया। जब महाराज सुबेर फिल्म बना रहे हों तो वे मराठों को गलत बता सकते हैं? नहीं। वे राजस्थान के सूरवीर योद्धा सूरजमल को फिल्म में गलत बताया और उसका विरोध भी हुआ। बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और पानीपत जैसे फिल्मों को देखकर जहन में एक ही बात आती है कि बॉलीवुड वालों को इतिहास पर फिल्म बनाना आता ही नहीं। उन्होंने भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुरूप
दर्शकों को परोसा। इनके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। उस काल में आगरा सबसे धनी नगर था। मैंने दोआब क्षेत्र पर अपना कब्जा पाने के लिए आगरा पर अधिकार जमाने का संकल्प ले लिया। 3 मई 1761 को 4000 सैनिकों के साथ मैं आगरा पहुंचा और वहां जाकर अपने डेरे डाल दिए और मेरी सेना महल में घुसने लगी, जिसका सैनिकों ने विरोध किया, लेकिन उस वक्त 2000 सैनिकों की मृत्यु भी हो चुकी थी। तब जामा मस्जिद से युद्ध आरंभ किया गया था और 12 जून 1761 को आगरा पर मेरा अधिकार हो गया था। मैंने भरतपुर को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि मुगल भी उससे युद्ध करने से कांपते थे। तब मैंने 1763 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया। मैंने एक टुकड़ी को अपने गोले दागने का आदेश भी दे दिया। जब दिल्ली के शासक पीछे हट गए तब मैं निरीक्षण करने के लिए कुछ सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। तब नजीब-उद-दौला की सेना ने मुझ पर चुपके से हमला कर दिया। अचानक हमला के कारण मैं संभल नहीं पाया। देखते देखते शत्रु सेना ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। तब मैं नजीब-उद-दौला के 7वें युद्ध में घर से बाहर दिल्ली के मध्य 1763 ईस्वी को 55 वर्ष की आयु में हिंदन नदी के किनारे वीर गति पाई थी। मेरे वीरता का वर्णन सूरज कवि ने सूरजन ग्रंथ में विस्तार रूप से किया है। तो दोस्तों, हम महाराजा सूरजमल के बारे में क्या ही कुछ बोले, वे अपने आप में थे ही एक महान योद्धा। यमुना नदी के किनारे जो साधना स्थित है वह सूरजमल की समाधि है। हमारे इतिहास ने महाराजा सूरजमल को एक योद्धा बनाकर रख दिया, लेकिन वे नैतिक गुणों के भी धनी थे। उनका कहना था कि मानवता ही इंसान का सबसे पहला और अंतिम धर्म है। वे किसानों की व्यक्तिगत रूप से समस्याएं सुनते थे और उनका समाधान भी करते थे। उनके नाम पर स्थापित कुछ संस्थाएं जैसे महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और महाराज सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर में शामिल है। तो दोस्तों, महाराज सूरजमल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।